किसी घटना का पहले से एहसास हो जाने को टेलीपैथी, हिंदी में दूरानुभूति कहा गया। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देना और दूसरे के विचारों को समझ लेना। क्या ये सचमुच संभव है? इसे लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन इस विचित्र अवस्था का जिक्र हमने विस्तार में पढ़ा था एक उपन्यास में। उसके एक किरदार में, सलीम नाम था उसका। ठीक उसी रात पैदा हुआ जिस रात भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, यानी 15 अगस्त 1947। और बाद में उसे मालूम हुआ कि उसके साथ साथ जितने भी बच्चे उस रात 12 से 1 के बीच पैदा हुए हैं, उनके पास टेलीपैथिक शक्तियां हैं, यानी वे सारे बच्चे माइंड टू माइंड बात कर सकते थे। और फिर होता यह है कि इसी का इस्तेमाल करके सलीम उन बच्चों से संपर्क करने की कोशिश करता है और देश की दिक्कतों को समझने की कोशिश करता है। ये थीम है उस उपन्यास की जिसे मिडनाइट्स चिल्ड्रन कहा गया। और इस तरह के किरदारों को लिखने वाले सलमान रुश्दी, जिनकी बेबाकी बहुतों को रास नहीं आई। पायरेट ऑफ अरेबियन। हाँ, तो सलमान रुश्दी की एक तस्वीर आई है उन पर हुआ जो हमला था उसके बाद, जिसमें उनकी एक आंख की रोशनी चली गई है, मगर दूसरी से वो बहुत दूर तक देख रहे हैं। दूरानुभूति के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं होती। शुरू कर रहे हैं 3 ताल का 112वां एपिसोड ताऊ बाबा और सरदार की ओर से। जय हो जय हो जय हो जय हो। एकदम पायरेट्स ऑफ अरेबियन लग रहे हैं वो। एक ठेव में करिया लेंस है, चश्मा में कहती जिधर वो अटैक करने मारा था उनको, और दूसरी तरफ पढ़ने वाला लेंस है। तो अर्ध पुरुषेश्वर वाली अवस्था में वो है, अर्धनारीश्वर वाले में तो नहीं है। काफ़ी जो जिसको कहते हैं ना, काफ़ी बैड एस दिख रहे हैं वो, मतलब। तो अब उनको देख के लगता दबी हो तो आदमी बैड एस ही दिखता है वैसे। तो अब उनको देख के लगता है कि मैं डकैत भी हूँ, मैं बकैत भी हूँ। दोनों चीज़ें परिलक्षित हो रही। सैटेनिक वर्सेस तो बैन है वैसे यहाँ पर। आप लोगों ने पढ़ी क्या वैसे? मैंने पढ़ी है। कैसी? बहुत अच्छी किताब। हम नहीं पढ़े हैं। अच्छा, अंश पढ़े हैं उसके, फिर लगा कि हाँ पढ़ ली जाए। तो एक तो मतलब ये तस्वीर बड़ी इस हफ्ते चर्चा में रही। कैसे हम लोग देखो जहाँ जहाँ जाते रहे ना, वहाँ जिन लोगों के साथ बचपन में उठे बैठे, वो सब सैटेनिक वर्सेस का और एडवांस वर्जन जो है हमारे लिए कोई शॉकिंग चीज़ नहीं, हमारे लिए कोई शॉकिंग नहीं है ना। तो ये कोई जर्मन है, कोई आयरिश है, कोई ब्रिटिश है, तो कोई ओ माय गॉड OMG हमारा नहीं है। हमारे यहाँ पैदे के साथ होते बताया जाता है कि ना। लेकिन ऐसे अब ये बताइए, जैसे ताऊ आप बताइए अगर ज़्यादा, कि सलमान रुश्दी की बतौर उपन्यासकार सबसे रिमार्केबल बात क्या लगती है आपको? कि एक चीज़ जो देखो, क्राफ्ट जो है ना, बाकी किताबें तो सभी लिखते हैं, पर किताब लिखने का जो क्राफ्ट होता है, जो अभी मतलब उनको मैजिक रियलिज्म बोलते हैं, है ना, जादुई यथार्थवाद। हाँ, उसको उसके मतलब एक बड़े लेखक हैं वो, पर उससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब सिर्फ इसलिए मैं उस समय उसको पढ़ा जब मेरी अंग्रेजी साहित्य में रुचि बढ़ी, तो पढ़ के लगा यार आदमी ऐसे भी लिख सकता है। तो मैं काफ़ी उपन्यास मैंने एक दौर में इसलिए नहीं पढ़ा कि वो बहुत अच्छे उपन्यास शिल्प के लिए, कि मैं ना देख देख के सेंटेंसेस जो है वो वंडर करता था कि यार ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो उस दौर की किताब है, उसको मैंने उस तरह से नहीं पढ़ा था। एक ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी थी और किसी ने उपलब्ध करा दी, मतलब किसी ने अपनी कॉपी मुझे पढ़ने को दी। तो वो भी एक होता है ना, अगर कोई चीज़ प्रोस्क्राइब्ड हो, बैंड हो, तो आपको लगता है कि मैं इसको पढ़ लूँ किसी तरह से। तो उस लिहाज से मैंने पढ़ा। बहुत अच्छे लेखक हैं वो। मैंने मिडनाइट्स चिल्ड्रन भी पढ़ी। अच्छा, इस हफ्ते जो तस्वीरें चर्चा में रहीं उसमें से एक तो ये रही, और एक तुर्की से आ रही, अब तुर्की बोलना पड़ता है, उसका नाम बदल गया। तो वहाँ से जो तस्वीरें आई वो भी चर्चा में। तो एक उसकी तस्वीर आपने देखी जिसमें एक शव है, वो व्यक्ति मर चुका है, मलबे में दबा हुआ है, और उसका हाथ बाहर निकला हुआ है, और उसके बगल में एक पेट डॉग बैठा हुआ है। तो वो बड़ी ही हृदय विदारक सी तस्वीर है। बहुत मर्माहत करने वाली है। उसके अलावा एक जगह एक पूरी छत एक पलंग पे गिरी हुई है, मलबा है, और उस पलंग के गद्दे पे एक बच्चे का हाथ बाहर निकला हुआ है। और उस हाथ को कल तक 2 दिन से एक बाप पकड़ के बैठा हुआ था। वो हाथ ठंडा था, उसमें कोई स्पंदन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए, ये मलबा उठे और बच्चा बाहर निकाला जाए। एक और तस्वीर है जिसमें कि
एक 13 साल की बहन अपने छत के नीचे दबी हुई है और दोनों जीवित हैं। उसके बहन की ओट में उसका भाई है छोटा, और उसने हाथ भाई के ऊपर लगा रखा है कि कुछ गिरे तो इसके ऊपर ना गिरे। तो वो अनवरत उसी मुद्रा में है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि मानवीय, केवल उसको कहना छोटा शब्द है, क्योंकि वो जो कुकुर बैठा है वो तो मानव नहीं है, तो महामानव है दरअसल। लेकिन संवेदना का और प्रकृति में, हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कि प्रेम क्या है। मुझे लगता है कि ये प्रेम है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि क्या प्रेम है और कैसे ये चीज़ें प्रेम नहीं है, जो दो लोगों के बीच में बहुत ऑब्वियस केमिकल और बाकी तरह के जो अवयव हैं उनसे डिराइव्ड है। यहाँ पे वो फैक्टर है नहीं। ये जो है एक पिता का उस हाथ को पकड़ के बैठना, एक भाई को बचाने के लिए अपनी कोहनी छत में चिपकाए टांगे हुए एक बहन, उसको कवर किए हुए, और एक कुत्ता एक मालिक के पास, ये प्रेम जो है, इसमें कोई कंडीशनल। मुझे याद है एक बांग्लादेश में आज से मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले एक इमारत गिरी थी, काफ़ी मज़दूरों की उसमें मौत हुई थी, और जहाँ पे कुछ यूरोपियन प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, कपड़े या कुछ इस तरह का, जूते, जीन्स। हाँ, तो उसकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, और वो तस्वीर अभी तक मेरे जहन में है कि एक कपल वो एक दूसरे से एकदम लिपटा हुआ और उसी हालत में उनको मृत निकाला गया। मतलब वो जब भूकंप शुरू हुआ होगा तो लिपट गए होंगे एक दूसरे से कि जो होगा साथ में देखा जाए, और वो उसी हालत में बाह से बाह कसे हुए दोनों उनकी लाश मिली थी। ये हाँ, मतलब हीर रांझा वाले जो वो हैं। अच्छा, ये जो भुज का, मुझे लगता है कि लोगों को यही करना चाहिए। कई बार मुझे लगता है ना कि मतलब एक आदर्श अवस्था क्या है प्रलय की, कि हमने हाथ पकड़े हुए हों, हाँ, कि हम जो होगा हम उसको साथ में देखेंगे, लेकिन छटपटाने की, भागने की और उससे बच पाने की कोशिश करना वो निरर्थक है बहुत, एक सीमा के आगे, क्योंकि प्रलय के आगे आप बहुत छोटे हैं। इसमें ना एक किस्म की आश्वस्ति भी है। तो उसमें मुझे लगता है कि ये आखिरी शाम में रिलैक्स होके जो भी होगा देखा जाएगा। चल, तुम भी यहाँ आओ, बैठो, मरेंगे तो साथ मरेंगे, जिंदा रहे तो साथ रहेंगे, चलब तो साथ चलब, तो वो नहीं तो ये कल फिर मिलब। भुज के भूकंप की बड़ी बात होती है, और उससे ये हुआ कि गुजरात को लेकर के, गुजरात मॉडल वाला जो पूरी बात है उसमें बार बार उसका जिक्र किया जाता है। जब भुज का भूकंप आया था, आप लोगों की स्मृति में है? मतलब वो हम एक बार बता चुके हैं 3 तारीख भाई, 26 जनवरी को हम तो भैया दफ्तर में थे। हाँ, और हम 26 जनवरी को BHU छात्र संघ भवन के छत पे हमारे एक मित्र हैं संजय सिंह, उनके साथ चढ़े हुए थे। हम लोग वहाँ तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे। वाइस चांसलर की तरफ से कुछ वर्षों पूर्व छात्र संघ भंग कर दिया गया था, तो इस तरह की गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित थीं। छात्र संघ भवन के ठीक बगल में PSC की पूरी छावनी होती थी, BHU में अभी भी है। 4-5 ट्रक PSC वाले हमेशा वहाँ मुस्तैद रहते थे कि जब कभी भी आवश्यकता पहुँचाए तो घास काटने के लिए, जैसे एक तरफ से लाइन से खड़े होकर के वो लोग तलवारें चला रहे होते हैं, PSC तो खैर, वैसे PSC लाठी चलाने के लिए दक्ष होती है, और छात्रों पर लाठी चलाने में उसको अति आनंद आता है, क्योंकि जिस एज के छात्र होते हैं लगभग उसी एज के या उससे थोड़े से छोटे बड़े टाइप के उनके घर के बच्चे भी होते हैं जिनसे वो कल से हुए होते हैं, तो वो बच्चों पे बहुत बेफिक्री से हाथ साफ करते हैं। तो हम लोग छात्र भवन पे चढ़े हुए थे, हम लोग तिरंगा फहरा रहे थे, और हम लोगों को कुछ हल्की सी झीरी टाइप महसूस हुई। लगा कि शायद बीती रातों का ऑलिव ऑयल है, या ये अति उत्साह की का एक स्पंदन है, एक कपकपाहट आपको महसूस हो रही, कोई एंग्जाइटी रही होगी, ऐसा महसूस हुआ। खैर वहाँ से हम लोग उतर के फिर सीधे सरपट भागे BHU से बाहर, और अपनी सफलता का चाय वाय पिया गया, टोस्ट मक्खन वगैरह खाया गया, और 1-2 घंटा में खबर मिल गई कि नहीं, आप अपने शरीर पे शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं पे कतई संदेह ना करें। ये दरअसल भुज का भूकंप था जो आपने आज महसूस किया, सन 2001।
मैं भी चाय पीने गया 26 था नीचे जनवरी। नंदू के यहाँ, हमारे दफ्तर के सामने ही। तो वो मुझसे पहली चीज़ आज भूकंप के बारे में बात की है। तो बोले कि एक बात आप सोचिए कि आदमी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के EMI दे करके घर बनाता है और एक झटके में कितने घर बर्बाद हो जाते हैं भूकंप में। तो ये बनाना ही व्यर्थ है क्या? क्यों आदमी घर बनाने के बारे में सोचता है? गिरेगा क्या फिर? भूकंप के मजे तो यही होते हैं। नहीं, और यही है, मतलब नष्ट धरती को तो इसी में मजा आता सृजन है। को भी होना ही है। जैसे कि शरीर को नष्ट होना है तो फिर जीने का क्या मतलब है, क्योंकि खत्म तो होना अवश्यंभावी है। तो जीने का क्या मतलब है? मेरे पास जो दृश्य है वो और भी खतरनाक है। जो वो कह रहा है उसको मैं फिलहाल आजकल उसी से गुजर रहा हूँ। भूकंप तुर्की में आया है और जब तुर्की में भूकंप आया है उसी दिन लगभग या उसके अगले दिन हमारा जो आवास है, हमारा जो घर है रायबरेली में, वो टूटना शुरू हुआ है। तो वो घर तोड़ा जा रहा है नए निर्माण के लिए। हाँ, अब वो उसको प्रकृति ने नहीं तोड़ा है, हम तोड़ रहे हैं, लेकिन वो टूट रहा है। उसमें कई सपने सीमेंट और गारे के साथ चुने गए थे कभी। उसमें बहुत सारा श्रम, विद्यालय से आके, कचहरी से आके, कोचिंग से आके, ट्यूशन से आके, बहुत कुछ उसमें निवेश किया हुआ है। तो बहुत भारी काम हो रहा है। लेकिन वो सब हटने के बाद कुछ वहाँ पे नया आएगा और वो नया आना चाहिए, बदलना चाहिए। घर एक्चुअली नहीं गिरने के लिए नहीं बनाया जाता। हाँ। घर रहने के लिए बनाया जाता है। घर गिर सकता है और ऐसी आपदाओं पे किसी का कंट्रोल नहीं है। जीवन भूकंप तो जीने के बहुत लिए सारी है, चीजों को गिरा मरना देती तो है। तय है। जो इमारतों में ना, जीवन है जीने के लिए। इमारतों के साथ जो एक आप जो बात कह रहे थे उसमें एक चीज़ और है, स्पर्श। जैसे मुझे अपनी दादी का याद है कि वो जैसे आंगन में कोई काम कर रही हैं, गाय भैंस से जुड़ा हुआ या कुछ, जिसमें उनके हाथ थोड़े से गंदे हो गए हैं या कोई भी ऐसा सानी कर रही हैं। तो उसके बाद जब वो घर में घुसती थी तो घर में एक खंबा, जो जिस खंबे पे वो आंगन टिका हुआ था, कई खंबे थे पर उसमें से एक खंबा था जो एकदम दरवाजे के बगल राइट वाला था, उसमें वो हाथ पोंछते हुए आगे बढ़ती थी। जब वो घर गिरा, नया बना उसके बाद, पर जब वो घर गिरा तो मुझे वो खंबा सबसे ज़्यादा याद आया कि अब दादी जब घर में घुसेंगे तो उनके पास वो खंबा नहीं है याद करके हाथ पूछने के लिए। खैर, तो आज अपन किन किन विषयों पे बात करेंगे मैं बताता हूँ। एक तो आज सबसे पहले हमें बीमारी और बीमारों की बात करनी है, क्योंकि 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ द सिक होता है, विश्व बीमार दिवस। अब ये अपने आप में तो यही बिजार है, लेकिन इस बहाने अपन बीमारियों की और उससे उपजी अजब गजब सिचुएशंस पर और मशवरेबाजों पर, कि जो जूता छोड़ के कोई चीज़ नहीं बची होती जिसे सुंघाने की बात कहते हैं, उस पर बात करनी है। और उसके बाद 2 बिजार खबरें हैं। परीक्षा हॉल में 500 लड़कियों के बीच बेहोश हो गया लड़का, और माचिस लौटाने के लिए लिखा गया निवेदन पत्र। आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां हैं, पर एक छोटा सा ब्रेक अभी ले रहे हैं। आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और बाबा, 11 फरवरी को जब ये एपिसोड रिलीज़ होगा शनिवार को, उस दिन वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, विश्व बीमार दिवस होगा। उसकी कहानी पता है क्या है? वो एक पोप थे, उनका नाम है पोप जॉन पॉल II। उनको जो है 2001 में पार्किंसन डिसीज़ कंफर्म हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने इसके 1 साल बाद उन्होंने तय किया कि दुनिया में एक ऐसा दिवस होना चाहिए जिसका उपलक्ष्य ये होगा कि बीमारों के प्रति करुणा, सहानुभूति, क्योंकि वो भी चिल्ड्रन ऑफ द गॉड हैं। मतलब काफ़ी रिलीजियस आग्रह से ये रखा गया। ये UN का रखा हुआ डे नहीं है, पर इसका मतलब ये कहानी असल में जो है, ये सही कहानी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वेस्ट की कहानी को बड़ा कहानी मान लिया जाता है। लेकिन ये जब 2001 में पोप जॉन पॉल II के पार्किंसन डायग्नोस होने के बाद जब इसको घोषित किया गया कि ये विश्व मरीज दिवस के रूप में 11 फरवरी को याद किया जाए, दरअसल जो असली घटना है वो उसके ठीक 20 साल पहले हो चुकी थी। तो उससे ठीक 20 साल पहले, यानी सन 1981 में 11 फरवरी को हम पैदा हुए थे। और इस वजह से कहा गया कि ये बीमारों का दिन है।
तो विश्व मरीज दिवस जो है वो 81 तय हो गया था। फिर ये हुआ कि नहीं, इसको संस्थानीकरण कैसे हो, तो फिर 2001 में पोप से उसको जोड़ा गया। लेकिन बीमारों के प्रति करुणा रखें, ये बात सिखाने की ज़रूरत है क्या? मतलब ये तो सहज आग्रह में है या नहीं है, मतलब या वाकई सिखाने की ज़रूरत है? करुणा, राहत इंदौरी बोलते हैं कि बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए। पीना चाहता हूँ, पिला देनी चाहिए। लेकिन वैसे किस चीज़ क्या है बीमारी? हाँ, बीमारी कुछ चोट लगना बीमारी नहीं होती, दुर्घटना हो जाना बीमारी नहीं होती। बीमारी आपके शरीर के अंदर होती है और उसका एक बड़ा हिस्सा दिमाग में होता है, कुछ शरीर में भी होता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि शारीरिक बीमारियां, देखिए जो ताऊ कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि दुर्घटना या चोटिल होना ये एकदम अलग चीज़ है, बीमार होना एकदम अलग है। बीमार शनै शनै अर्जित की गई एक अवस्था है ना, या कोई एक सडन फ्लक्चुएशन है, उसकी वजह से आपको वो महसूस हो रहा है। चोट दुर्घटना है, बीमारी दुर्घटना नहीं है। तो बीमारी में क्या है कि हमको लगता है कि हमारे शरीर के हिस्से में, किसी एक हिस्से में कोई एक खराबी आई है, उसको हम बीमारी समझते हैं। लेकिन मेंटल जो कंडीशन है इंसान की, या जो मस्तिष्क की पूरी मेंटल कंडीशन को किनारे रखिए, किसी भी बीमारी में मस्तिष्क की भूमिका बहुत बड़ी है। दिमाग और जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है, दोनों उस ऑर्गन से लंबे समय से जूझ रहे होते हैं। दिमाग अपनी परेशानियों को कई बार ऑर्गन्स में ट्रांसमिट करता है और कई बार ऑर्गन्स की प्रॉब्लम को हील करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट पुश करता है। तो दिमाग लगातार इस काम में लगा रहता है। इसलिए कई सारी बीमारियां, उनका जो कारण है वो शुद्ध रूप से केवल आंगिक कारण नहीं है, वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से है। बीमारियां हमेशा दोनों वजहों से होती हैं, उसके पीछे मानसिक कारक भी होते हैं। सोचने का पैटर्न, लोगों की प्रवृत्तियां, लोगों का जो घटनाओं, सूचनाओं या जीवन में चल रही जो सतत प्रक्रिया है जीवन जीने की, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने का तरीका, कि आप फियरफुल हैं या आप एग्रेसिव हैं या आप इमोशनल हैं या आप ओवर थिंकर हैं, इन सारी चीज़ों का कोई ना कोई कनेक्ट किसी ना किसी ऑर्गन से है। जैसे फियर का हार्ट से बहुत है और हंगर से है। ओवर थिंकर्स का जो है वो लिवर से है, क्योंकि वो अननेसेसरी कंटिन्यूसली एक पॉइजन, एक नेगेटिव पॉइजन क्रिएट कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें घबराहट में रहने वाले, हमेशा एक पैनिक में रहने, उनकी किडनीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे उसमें कारक हैं। तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के कारण मिल करके तब एक बीमारी बनाते हैं। और बीमारी की दोनों तरह की नवायतें हैं। कुछ ये है कि कुछ बड़ी मौसमी और छोटी बीमारियां हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपने 2 दिन के रखे हुए चावल खा लिए, या परसों उबाले हुए आलू का समोसा आज आपने खा लिया, तो आपका सिस्टम, ऐसा नहीं कि वो तुरंत जाकर के उसने वहाँ पे तबाही मचा दी, लेकिन आपने खाया और वो पॉइजन जो है धीरे धीरे ट्रांसमिट होना शुरू हुआ और शरीर ने फिर एक कॉल लिया। अब लोग उसको कहते हैं कि बीमारी नहीं है। पेट खराब होना बीमारी नहीं है। एक खराब चीज़ आपके शरीर में गई तो माइंड ने तुरंत ये मैसेज ट्रांसमिट किया कि इस पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालिए, जहाँ जहाँ से संभव है निकालिए। आंसू निकल रहे हैं, रास्ता बदल तो वो कहीं से भी फिर वो निकलना शुरू होगा। उसमें क्या होता है कि कई बार उस निकलने की प्रक्रिया में, क्योंकि आपको सॉल्ट और पानी दोनों चीज़ें इतनी नीचे डिप कर जाती हैं कि फिर आपके लिए वो स्थिति बहुत कठिन हो जाती है। कई बार लोग उसमें मर जाते हैं, ये तक होता है। लेकिन वो बीमारी, जैसे बीमारी शब्द का जो बड़ा वो जो मतलब जो उसका जो आग्रह है, वो ज़्यादा ये लगता है कि ऐसी बीमारी जो रहेगी आपके साथ। वर्ल्ड डे ऑफ द फॉर द सिक जो है, आखिर एक दिन क्यों है? जैसे मैं नवंबर में बीमार पड़ा और दिसंबर में ठीक हो गया, तो मैं इस दिन को मना भी नहीं पाया, बीमार भी पॉकेट में पड़ गया हूँ, है ना। तो ये बेसिकली सिक मीन्स
पीपल जिनके जीवन में ये दिन बार बार आ रहा है, उनके लिए ये दिन है जो लगातार जूझ रहे हैं हाँ, कई मेरा सालों पेट तक। खराब था, उनके लिए नहीं है। हाँ नहीं, और जो बीमार नहीं हैं उनको ये बताने के लिए है कि जो बीमार हैं उनके प्रति आप थोड़ा से उदार रहें। और उदार रहने की बात क्यों कही जाती है, इसका जो मैथमेटिक्स है ना वो बहुत क्लियर है। इंसान हमेशा अपने साथ के आसपास के इंसानों से उसी तरह की गति और परिणति की अपेक्षा करता है जैसी गति और परिणति में वो स्वयं होता है। जैसे हमारा मन है कि नहीं आज चला जाए इंडिया गेट साइकिल से 10 किलोमीटर साइकिल चला के आए, तो हम अपेक्षा करेंगे कि आप भी चलिए सब चलिए। तो वह एक आदमी कह रहा है कि भैया हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारा वेट इतना बढ़ा हुआ है या हमको ये समस्या हो रखी है, हम साइकिल नहीं चला हाँ सकते। मरते, तुमको कुछ नहीं हुआ है। हाँ। अरे उठो तुम, है ना, अभी चलो। कहे तहार रोजे की ड्रामा है ना, जहले हम कहिला कि चला तो कुछ ना कुछ बहाना और बता। गांव मैंने देखा है किसी को बुखार, सर्दी जुकाम बुखार होता है, कुछ लोगों की थ्योरी ये है कि अब लेटना नहीं है, जाके मेहनत करनी है। खेले लड़के बच्चे हैं तो वो खेलने लगेंगे, कोई नौजवान है तो वो खेत में जाके ट्रैक्टर चला रहा है, कोई काम कर रहा है, मतलब कोई काम करने लगते हैं। उनकी ये थ्योरी है कि इससे जल्दी शरीर स्वस्थ होता है, और उनकी ये मान्यता है कि वो होता है हर बार। मान्यता है ना, वो पहले डायरिया से लोग मर जाते थे, इसलिए उसका कारण था कि अरे पानी निकल रहा है, सब पानी उसको क्यों पिला रहे हो। हाँ फिर ORS आया ना, डिहाइड्रेशन समझ में आया। कहे कि बंद करना है तो पानी देना बंद कीजिए, हाँ, पानी नहीं दिए तो जा रहे हो, बार-बार। पानी दिए जा रहे हो, मांगेगा ही वो। क्योंकि पानी निकल रहा है, दोगे नहीं तो नहीं निकलेगा। तो वो हमको हमारा नाम याद कर ले, कहे पानी नहीं पानी नहीं में तो बेचारा आनंद को प्राप्त हुआ व्यक्ति। एक बार वो भगवान ने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि यार देखो अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है और चूंकि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हें बीमारी तो अब होगी, तो तुम्हें मैं 2 बीमारियों में से एक चुनने का अवसर देता हूँ, तुम चुन लो इसमें से क्या चाहिए। तो बोले एक याददाश्त जाने की बीमारी और एक तुम्हारे हाथ पांव कांपेंगे। तो उसने बहुत सोचा और बोला कि हाथ पांव कांपने वाली दे दीजिए, क्योंकि ग्लास छलक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बोतल कहाँ रखी थी ये भूल गया तो कोई फायदा। तो 5-10 ml गिर गया तो क्या नुकसान है। यही भूल गए कि दवा कहाँ रखी है। तौबा। लेकिन दूसरा क्या है, तो ये जो इसके पीछे का भी जो मकसद रहा वो यही रहा होगा कि वो थोड़ी सी आप दया, करुणा, उदारता आप मरीजों के प्रति लेके आए। दूसरा क्या है ना कि बीमारी जब हम कहते हैं तो वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि छिटपुट नहीं है, बीमारी कोई एक चीज़ है जो आ गई है उम्र के पूरे सफ़र में 1 मरतबे 2 मरतबे, कभी कभी 3 मरतबे, या इस तरह से, या कोई भी मरीहा उस तरह का नियमित है। जैसे किसी को आजकल हम देख रहे हैं कि किसी को टीन एज में ही, बचपने में ही डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है ना, अब वो उसी में जी रहा है बेचारा। तो बीमार के साथ शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट दोनों, एक तो बीमार होने के पहले कुछ थे, इस वजह से वो बीमार हो गया है। और बीमार होना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की चीज़ क्यों बन जाता है? क्योंकि वो व्यक्ति अपनी सहज स्वाभाविक अवस्था में जितना सक्रिय रहता है, बीमारी उस सक्रियता को बहुत नीचे कर देती है। आप खुश रहते हैं तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। आप अगर 8 घंटा 10 घंटा घूमते थे तो आप 2 घंटा 3 घंटा घूम पा रहे हैं। आप अगर इतना किलो उठा लेते थे, इतना खा लेते थे, तो अब इतना भी नहीं उठा पा रहे हैं और इतना भी नहीं खा पा रहे हैं, है ना। तो हर तरह से वो लिमिट कर देता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जब अपनी ही क्षमताओं को ऑपरेट नहीं कर पाए, मुझे पता है कि मैं 40 पूरी खा सकता हूँ और हमको पालक का सूप पीना पड़ रहा है, हमारे सामने बैठ के लोग पूरी जी में रहे हैं, सोचिए क्या कष्ट है, भयंकर कष्ट है। तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड ऑलरेडी रहते हैं, तो बीमारियाँ लोग चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, बीमारियाँ लोग कुंठित भी होंगे, अवसादग्रस्त होंगे, है ना। हमेशा एक नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कै दिन चलेगा, कैसे होगा, है ना। उपचार में चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, मैं तो बीमार हूँ ही, मेरे चक्कर में इस परिवार का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें दिमाग में चलना शुरू हो लेती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी एक इंसान बहुत पैनिक में है, आप अगर उसके प्रति थोड़े से उदार रहेंगे, थोड़ा सा आप उसके साथ में
दया का भाव रखेंगे तो उसको एक टुगेदरनेस फील होता रहेगा, वो एक्सक्लूडेड फील नहीं करेगा, परित्यक्त महसूस नहीं करेगा। वो हमेशा ये सोचेगा कि नहीं, उसकी वक़्त है, लोग उसकी केयर करते हैं, लोग उसके बारे में सोचते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, और ये अनुभूति उसमें जीवन के प्रति आशान्वित रहने की प्रस्फुटन दे सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इससे उपलब्धि यही हासिल होनी है। अच्छा ताऊ, जैसे अभी और ये दिन का मामला है नहीं, लेकिन हम लोग दिन मनाते इसलिए हैं कि दिन के बहाने साल भर उसको याद रखें, ऐसा होता नहीं। लेकिन बहरहाल अंग्रेज कहीं ना तो ठीक है हुई। जैसे अभी हम बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये बीमारियां सुनते हैं, मोस्ट कॉमन डिसीज जिन पे अब लोग चौंकना भी बंद कर चुके हैं कि ये तो हो ही सकता है किसी को। आप जब बचपन में रहते थे देवघर में, तो सबसे कॉमन बीमारियां क्या थी? मतलब हैजा, खसरा, ये आप ये देखते थे कि मतलब जिन पे कम आश्चर्य? जब मैं बहुत छोटा था गांव में तो कोलेरा बहुत बीच बीच में जो है ना वो महामारी की तरफ फैल जाता था। हाँ, हैजा कॉलेरा। हाँ, हैजा कॉलेरा जो इसको बोलते हैं, डायरिया से थोड़ा खतरनाक होता है वो। और फिर हमारे टाइम में जिसको माता आना बोलते हैं, हाँ, छोटे थे तो उसकी ज़्यादा अनुभूति होती थी कि ऑब्वियसली टीके वीके लग चुके थे तो हमें वो स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, चेचक वाला जो, पर उसके जो दाग रहे लेकर घूमने वाले लोगों को देखा है। और वो सबको आ जाता था और इलाज उसका जो है ना बहुत दुर्दांत था। हाँ। उसका इलाज बहुत दुर्दांत था। क्या उसमें? मतलब धुआं जलेगा, सरसों फूकी जाएगी, नीम की पत्ती से आप झाड़े जाएंगे, है ना, नीम के का पानी उबाल के आप पे फेंका जाएगा, 3 दिन आप आइसोलेशन में रहेंगे, 7 दिन आप सुपर आइसोलेशन में रहेंगे, लगातार देवी का पूजन होता रहेगा, सरसों का दिया जलेगा। ऐसा बनाया जाता था कि तुम आज चेचक पाए गए हो, एक बार मृत्यु को लगभग देख लो, फिर तुमको वापस लेके आएंगे। जो आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, चेचक में, फीवर में पड़ा है, मारकंडे का धुआं उसको दिए हुए, एकदम अरे बहुत कष्टप्रद। हमको लगता था वो आधे लोग जो था चेचक में यही टेले हो जाते हैं। तो बोले वैसे ठीक थे वो, क्या बोलते हैं, सांस घुट जाने को दम घुट के मरे, उससे मर गए। उस तरह की बीमारियां होती थी। फिर देन वो दूसरा जो ताऊ बता रहे हैं वो डायरिया वाला ना, कि पानी न दो, पानी तो नहीं कर रहा है। दिल का दौरा अपने को समझ में नहीं आता था उस टाइम में, और ज्यादातर लोगों को गांव में समझ में नहीं आता था। दिल का दौरा बाय द वे गांव में लोगों को आता भी नहीं है। जनरली हार्ट से वो हेल्दी होते हैं बिकॉज ऑफ लाइफ। तो पर जैसे बहुत सारे लोग बीमार पड़ते थे ना, तो वो कहीं जाते नहीं थे। कुछ लोगों की मृत्यु मैंने ऐसे भी देखी है दुर्घटनाओं के अलावा, कि वो कहीं जाते नहीं थे हॉस्पिटल और ये सब। हाँ, वो एक डॉक्टर जो है पास में होम्योपैथी वाले हैं, उनके पास चले गए, उन्होंने कुछ आपको पुड़िया दे दी, खा रहे हैं, मस्त हैं, और धीरे धीरे एक दिन निकल लिए। क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे, ये आइडिया नहीं है आपको ना आपको बीमारी क्या है, क्योंकि डॉक्टर को भी नहीं है। डॉक्टर आपसे लंबी कहानी सुनता है, जीभ देखता है, आंख देखता है, कहता जीभ और निकालो, और फिर एक दवा दे देता है। आपको पता नहीं है कौन सी दवा दी है। उसने एक आदमी को बोला कि ये दे दो, तो वो 2 शीशियों को मिला के उसने झाड़ वाड़ के दे दिया। इस तरह की दुखद मृत्यु देखे हुए हमारे यहाँ। बाकी मैंने बीमारी के ऐसे किस्से नहीं देखे जो बड़े होकर मुझे देखने पड़ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। हमारे यहाँ लोग किससे मरते थे? सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से, है ना। हाँ, आग लगी गए। जितने मेरे घर में मैंने देखा है दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट में बहुत मरते थे। हाँ, दुर्घटना में एक चाचा, एक अंकल बिच्छू काटने में, एक मेरी दादी जो है सांप ने काट लिया। तो इस तरह की मृत्यु मैंने देखी है। मैं बीमारी पता नहीं, बीमारी एक अद्भुत चीज बाद में हुई कि इतनी बड़ी हो गई। नहीं तो किसी को कैंसर भी नहीं सुना था, अभी कैंसर से गांव में लोग मर रहे हैं। तो बाद में पता चला है, तो लोग वहां का पानी नहीं पीते, जमीन का बॉटल वाला पानी गांव में पीते हैं लोग। हाँ, 20 लीटर एकदम दूर गांव में रहा है ना। सुबह गाड़ी आती है, उससे बॉटल खरीद 35 रुपए का 20 लीटर। क्योंकि पता चला कि जो पानी है नीचे, उसमें बहुत हेवी मेटल टाइप की चीजें हैं, उससे कैंसर, आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्या क्या आकर के उसमें। और अस्पताल बॉस मतलब अभी भी वैसे ही है शायद। अस्पताल हमारे यहाँ लोग जाते थे जब हड्डी टूट जाती थी, हाँ, से गिर के। अस्पताल का मतलब था कुछ कट गया मेजर, उसको सिलवाना है। जोड़ एक पड़ी। हाँ, तो वो आके कहते थे टांके लगेंगे इसको, बस वही।
नहीं तो बाकी तलवार वलवार वाले कट बाय द वे मैंने देखे हैं, लोगों ने कहीं नहीं गए, है ना, कट गया है, गंभीर कटा है, उसके ऊपर पट्टी वट्टी लगा हाँ, के, वो एक पत्ता नाली वत्ता बनी लगा रहती के थी। थोड़े दिन तक घूम रहे हैं, फिर ठीक हो गए, जुड़ गया अपने आप। जुड़ गया, एक जिंदगी भर के लिए एक उसमें हाँ, स्कार है बहुत बड़ा। लेकिन ये पता नहीं, मुझे किस ऑफ ड्रैगन टाइप समझ एकदम। थोड़ा कम आता है, क्योंकि मतलब मैं अपने पिताजी के साथ ये समस्या महसूस करता हूँ। उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कन्विंस करना मतलब पहाड़ तोड़ना। पड़े रहेंगे, जब उनकी इच्छा होगी दवाई खाएंगे, नहीं खाएंगे, इस मतलब ये किस तरह बट दिस का इज ऑल्सो सी, इसके वो बोलते हैं ना कि लोग मानते हैं, डीप रूटेड फीलिंग है। जैसे मेरी माँ कभी अस्पताल नहीं गई, कभी नहीं जीवन में, और गई तो वापस नहीं लौटी, है ना। बिल्कुल। तो मैं क्या मानूं, ऐसा 2-3 हो गया है। बिल्कुल। इसलिए लोग बोलते हैं यार हमको अस्पताल मत ले जाओ, हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। मैं मानता हूँ कि ये सुपरस्टिशन है, क्योंकि आपको ऐसी बीमारी हो गई है जो गंभीर है, इसलिए आप अस्पताल गए हैं और उस बीमारी में कुछ भी हो सकता है। पर मैं अस्पताल में कभी भर्ती नहीं हुआ था, है ना, मैं हुआ तो लंबा खिंच गया। हम तो सोच लेते उसकी हैं कि गलती से हुआ हो, मेरी गलती से हुआ, जो भी गलतियां हो, पर गलतियां तो डॉक्टर इंसान ही होते हैं ना वहां पे। अरे ताऊ हम तो मतलब इसलिए आदमी एक जब दिन रजिस्ट भर्ती कर होना रहे हैं ना, पड़े। कोई एक फियर है उसमें। अगर आपके पिताजी रजिस्ट कर रहे हैं, उसका मतलब है कि उनको एक गुड फीलिंग नहीं आ रही है, यार मैं डॉक्टर को मैं मैनेज कर लूंगा। और वो बहुत फायदा करता है वैसे, ये जो विल है नुकसान ना, भी करता है वो। नहीं नुकसान तो करता है। मेरे पिताजी को किसी ने बोल दिया कि आप हरसिंगार का काढ़ा बनाकर पिए, है ना, तो इससे शुगर आपका कंट्रोल रहेगा। तो बस घर में ही हरसिंगार का पेड़, पत्ते ही पत्ते, क्या बात है ना, काढ़ा बनने लगा। और उसके बाद उन्होंने जांच करवाया, एक बार ब्लड शुगर नॉर्मल आया, उन्होंने कहा अब तो नॉर्मल हो चुका है, अब दवा नहीं खानी, सिर्फ हरसिंगार का काढ़ा पीना है। उसने उनका पूरा सिस्टम खराब कर दिया। पर इनिशियली आपको कुछ सिम्टम दिखे, बहुत अच्छा लग रहा है, पर आपने अपना पूरा क्योंकि सिस्टम खराब आयुर्वेद कर में भी लिया। ये है कि Too जो much। चीज़ आपको लेनी है उसकी एक अवधि है। अवधि होती है। हाँ। जैसे विटामिन डी सबको खाना चाहिए, लेकिन कितने दिन खाना चाहिए? मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीने पॉइजन है कोर्स कर उसके लिया, बाद वो। उसके बाद वो आपको मार देगा। विटामिन ज़्यादा हो जाए शरीर में तो वो इतना नुकसानदायक है, कुछ कहना नहीं। आयरन ज़्यादा हो जाए तो आपका ब्रेन खा जाएगा वो। तो बैलेंस इसीलिए कहते ना कि नहीं भैया, वैद्य कहता था कि 3 हफ्ते ये दवा खानी है, उसके बाद बंद। ये फलाना वाला चूरन है, इसको आप 15 दिन खाएं, इसके बाद नहीं खाना है। मतलब कि जितना चाहिए था उतना हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। एक और कॉमन बुजुर्गों में, हमारे यहाँ गांवों में समस्या होती थी, और ज़्यादातर बुजुर्गों में होती थी, जिसको हिंदी में कहते हैं लकवा मार देना, पर हमारे अवधि में उसको कहते थे फालिस मारी है। हाँ, फालिस बोलते थे आपके यहाँ? नहीं, हम लोग लकवा बोलते लकवा ही बोलते हैं। हाँ, फालिज गिरी है, लकवा मारा है। हाँ, तो उसके डिस्क्रिप्शन में बड़े अच्छे रहते थे कि लोटा लेहरन दादा भैया नहात रहन, हाँ, ओकरे बाद मुंह टेढ़ हो गए, हमसे मांगन पानी, और भैया इस मुंह उनके बड़े, मतलब वो बड़े उस तरीके से कहा बताते थे। कहा चाहत रहे पानी कह मुला कह नहीं पाओ। हाँ, यह ही गए। एक बीमारी हमारे बचपने में ट्यूबरकुलोसिस वाली भी, टीबी वाली भी। अच्छा, हाँ, टीबी रहता था। भाई, बहुत बड़ी बीमारी थी वो। और टीबी को हमने देखा है लोगों को गलते हुए, तो वो एक बीमारी हुआ करती थी। ये हैजा पैदा टाइप की तो चीज़ें खैर रहबे की हैं, जो स्वतः अर्जित थी, पानी से जनित बीमारियां थी तब ये, और खाने के हाइजीन की जो समस्या थी उसकी वजह से। यहाँ तक कि हम लोग ये तक सुनते थे कि फलाने शहर में बारात में 12 लोग मरे, या फूड पॉइजनिंग से 37 लोग जो है बीमार हो गए। एक बार तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मर गए थे, तो फ्रंट पेज में जागरण में छपा हुआ था सब। तो उस तरह की चीज़ें होती थी। हार्ट, दिल का दौरा जो है वो बहुत रेयर चीज़ थी, होता भी था तो शहर पता नहीं में। लगता था। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि अब से 30 साल पहले, 20 साल पहले तक डायग्नोसिस इतना नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली वही। तो लोगों को अगर चीज़ें हो भी रही थी तो आप उसका कोई सटीक आंकड़ा बता नहीं सकते कि अब से 40 साल पहले, 50 साल पहले हिंदुस्तान में कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे थे। ये हाँ, इसका कोई सही आंकड़ा सामने आ ही नहीं सकता है। डायबिटीज़ से कितने लोग अंधे हो गए, हम लोग के बचपने में कभी डायग्नोस हुआ ही नहीं कि ये डायबिटीज़ का मामला है।
क्योंकि वो ऐसे घरों से थे कि वो कभी डायग्नोस नहीं हो पाया। हम्म, उनका आँख कमज़ोर हो जा रही है, आँख कमज़ोर हो जा रही है। कहें अरे वो कह रहे हैं कि वो चेक करा लो। कहें अरे कुछ नहीं, तुम चश्मा बनाओ, ज़्यादा ज्ञान न दो, यही वाले फ्रेम लगा दो, 25-25 रुपये 2 कांच, और 2 कांच लगवा के अपना चलते हैं। वो मीटर लगातार गिरता जा रहा है। और डायबिटीज का सूचक क्या होता था कि जहां मूत्र विसर्जन करते हैं वहां वहाँ चींटी आ गई, चींटी आई। है ना। पहला मतलब ये सिम्टम है क्या? हाँ, कई बार डॉक्टर भी पूछ लेता था ये। क्या पीला है? फिर पीले से नहीं, चींटी आ रही क्या? क्या मुझे नाली में पता नहीं, कहीं आपकी दाएं नाली में न किए हो तो सब मैदान दूसरी जगह करो, है ना। कहीं ठीक है, लेट्स कहाँ वेट की फॉर ना? द हाँ। एंड्स। 2-3 दिन से कही रहे न, चींटी आई नहीं, हमका नहीं दिखाई दी, तो शुगर नहीं फिर आपको, है ना। इस तरह से डायग्नोसिस हो जाता था। अच्छा, दूसरा क्या था कि जो आप कह रहे थे ना कि गांव मोहल्ले में, हम लोग के यहाँ मोहल्ले में यही होता था कि भैया झुरझुरी मारी रही, मुंह में पिराए रहा है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, टट्टी नहीं रुकी रही, विद्या के यहाँ चले जाओ, उनसे कह दो झाड़ दें। तो विद्या के यहाँ गए तो विद्या ही अपना नहा रहे लोटा, 2 बाल्टी पानी ले आओ बच्चा, पहले जाके फिर कुछ कही थी। तो उनका पानी वानी भर गया, एक चौके में रखवा दिया, एक से नहा लिए। कहाँ का बताओ का होगा है? नहीं, ये सब सिम्टम है। कहा अच्छा, अब वो कुछ देर जने पकड़ के कुछ टोटिया रहे हैं, सोच रहे हैं। फिर कहे कि जाओ दवा दे रहे हैं, 2 खुराक खवा दियो, अब बीफे का यह करेगा है। तो कोई एक उपचार बता दिया, पारलौकिक, हद और अनहद दोनों। तो उधर से 2 पुड़िया लेके आ गए, कहे चुप पे खवा दियो, उनका ठीक हो जाइए। हाँ, ये भी रहता था, गोपनीय तरीके से खाना। बिल्कुल। तो गोपनीय तरीके से खाना है, किसी से चर्चा नहीं करनी है, और ये पता है कि विद्या, अच्छा विद्या सबसे बता देंगे। उनसे कहा कि चुप्पे खा ली हो, विद्या सबसे बता देंगे कि बचता ही ना, हम जब दवा दे देना है। अरे केले में खटमल डाल के खिला देते हैं लोग। तो ऐसे ऐसे विचित्र उपचार लोगों ने जो बताए हैं कि ये झाड़ फूक वाले होते हैं, मैंने बचपन में मैंने भी करवाई है। एक जो गांव का ही एक बुजुर्ग कोई करता है। बच्चा अगर घर में बीमार है तो उसका पहला डायग्नोसिस नहीं है कि इसका पेट खराब है या इसको बुखार है, उसका पहला डायग्नोसिस है कि नजर लगी है। हाँ, डायग्नोसिस नंबर 1, बच्चा जरा सा भी दाएं बाएं हुआ, नजर लग गए है। वो बुरा उनसे पता कहा रहा तुम उनकी यहाँ कथम ले जाओ, वो बहुत डाइन है, वह देखी सी है ना, वही नजर आए दी से। लिए नमक हाथ में 4 ठुर्रा और 7 ठेन लाल मिर्चा, ये मेरे बच्चे बारी जाके चूल्हा में झोंक दिया। कहें तनिको झार नहीं भा, झार हो तो नजर नहीं रही, झार नहीं रहा एक का मतलब नजर लगी रही। देखो 2 दिन ठीक हुई, अरे वो वायरल हुआ है, 2 दिन में वैसे ठीक है होना था उसको। हम बाबा ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं। एक तो मैं बहुत दुबला था, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, बहुत दुबला था। उसको सुखड़ी या सुखाड़ी करके मान लिया जाता था कि ये एबनॉर्मलिटी है ना, कि इसको ये सूख गया है। ठीक है, उसका कारण यह नहीं देखते थे कि मैं कम खाने वाला और दिन भर दौड़ने वाला बच्चा था, खुले मैदान में यहाँ वहाँ बस भाग रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सबने बताया कि इसको जो है कुछ पंगा हो गया है, इसका तो कुछ करवाना चाहिए। एक बाहर से विशेषज्ञ आए जिन्होंने मेरी पीठ पर किसी तरह का लेप लगाया। ठीक है, पान उसमें बहुत, जितना मुझे याद है कि पान के पत्ते उसमें उसको पीसा गया था, उसमें कुछ कुछ डालकर उसका लेप लगाया। फिर पानी से धोने लगे और पता नहीं वो चिपक गए होंगे पान के छोटे छोटे टुकड़े, तो उसको यूं यूं करके निकाल रहा था। ये सब निकाल, यही सब खा रहा है सारा न्यूट्रिशन इसका। ठीक है, मैं उस समय मुझे लगा कि मेरे स्किन के अंदर ना कुछ जीव हैं, खटमल टाइप के ना, छोटे छोटे, वो चिपके हुए थे, वही मेरा खून पीछा रहे थे टाइप का, ऐसा मुझे बताया गया। तो मैं बाद में मुझे लगा कि बाद में मैं पान के नवैयत से परिचित हुआ। हाँ, तो पान को अगर एकदम छोटे छोटे टुकड़े तो चिपक जाते हैं इधर उधर। ठीक है, और एक मुझे बिच्छू ने काटा था और मेरी आंख में नमक का पानी डाला गया। नमक की ये पोटली बनाई गई, उसमें पानी डाला गया और आंख मेरी खोल कर उससे एक एक बूंद जो है आंख में गिराया जा रहा है। मुझे काटा बिच्छू ने और मैं बच ही सकता था। एक आदमी झाड़ने वाला आया और एक आदमी ने ये विधि बताई, और वहाँ चूंकि मरता क्या ना करता, रात का वक्त कहीं जा नहीं सकते, है ना, तो वो करना पड़ा। और मुझे
मतलब आंखों में इतनी पीड़ा हुई, आप सोच लो, शुद्ध नमक, मतलब वो भी थुर्रा नमक, हाँ उसका कोई टाटा वाला नमक नहीं, उसका पानी आंखों में, है, वो सब क्रिस्टल बन जाता है आँख में हाँ, जाकर। जबरदस्ती जो है वो डाला गया। और मैं बहुत पीड़ा में था, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी पीड़ा कम हुई। मेरी पीड़ा मेरी उंगलियों से हटकर मुझे उंगली में काटा। आंखों पे आ गया। ठीक है, आंखों पे आ गया। तो मैं तो बिल्कुल मतलब मानने को तैयार था कि बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब मुझे मुक्त कर दिया जाए। वैसे बिच्छू जब काटता है तो क्या थोड़ा जलन, स्टिंग क्या होता, मतलब फील होता नहीं, है? बिच्छू काटता है तो बिल्कुल हल्का सा लगता है, उसके बाद बेहतरीन पीड़ा शुरू होती है, और फाटन ऊपर तक जाती है, और फिर वो ना, चीर देगा। मुझे यहाँ पे काटा था और फिर वो यहाँ तक, अच्छा, कंधे तक। हाँ, और उंगली तो लग रहा था कि एक्सप्लोड कर जाएगी। और मुझे जिस बिच्छू ने काटा था मैं उसे पकड़ लिया था सबूत के रूप में, है ना, जो गहरे सही किया जामुनी आपने रंग तो। का होता है। आप बिच्छू नहीं पकड़ते ना तो सांप का भी इलाज होता है। सांप का इलाज मुझे मतलब याद नहीं है, पर अपेरेंटली मेरे मुंह से झाग आ रहे थे। और अरे सांप से भी कटवा चुके हैं आप? हाँ, बताया था ये आपने, जो आपको पेड़ के नीचे पेड़ लेटाया के नीचे गया। लिटाया गया था। जब जगाए रखने मुझे पे कोई दवा नहीं दी गई थी, तो क्लियरली सांप जो है पनियल था। पनियल नहीं था, हाँ, गेहुआ रहा तो होगा। झाग नहीं आता। हाँ, पर उसने जो है वो पूरी मात्रा में विष हर बार जाता नहीं है ना, और वो एंगल, वो सब कुछ डिपेंड करता है। तो शायद मैं बच गया, पर उसका क्रेडिट तो सभी मेरे परिवार के लोग तो उस पेड़ को ही देते हैं, है ना। अच्छा, घोड़े अगर बीमार होते हैं तो क्या वो हॉस्पिटल में जाते हैं? नहीं, वो स्टेबल रहते हैं ना, उनको तो उनको कुछ नहीं होता। स्टेबल। एक जो आप अभी चींटियों का बता रहे थे ना कि चींटियां आती है डायग्नोस करो, चींटियां भी जल्दी बीमार नहीं होती बिकॉज दे हैव लिटिल एंटीबॉडीज। वो एंटी डिप्रेसेंट तो उनको पहले से लगा होता है। अच्छा, लेकिन ये है ना, वो रात इंदौरी का ये ना कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। जैसे वाकई आपकी तबीयत दुआएं दीजिए बीमार के तबस्सुम को, मिजाज पूछने वाले की आबरू रख ली। वाह। कुछ लोग होते हैं ना, जिनको पूछो कैसे, अरे बहुत तकलीफ बाबू, क्या बताएं तुम यार, तुम लोग यार। अरे भाई साहब यार, पूछने आया हूँ, बोलो ठीक है। बहुत ही बुरा होता है वो, इसलिए दुआएं दीजिए बीमार के तबस्सुम को है। ये शेर जिसने भी लिखा बहुत सही बहुत लिखा। सोच के लिखा, बहुत सही। तो मतलब मतलब लोगों की एक ये मतलब चिर विधवा प्रलाप वाली अवस्था रहती ही है बीमारियों को लेकर के। जैसे गांव घर की ही जो बात है, शहरों में तो उतना नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक है, तो उनको हमने कभी स्वस्थ नहीं देखा उनकी, और वो सच में मतलब बीमार रहते, कुछ ना कुछ व्याधि उनको रोज रहती ही है, कोई ना कोई एक समस्या रहती है। वो क्योंकि बंगाल में बहुत रहे, हाँ, नहीं वो हाइपोकॉन्ड्रियक सोसाइटी जो है उनको ना, दही से एसिडिटी हो जाती है, विचित्र वीर हैं वो थोड़ा सा। तो बहरहाल कुछ लोगों का बीमारी जो है वो शरीर में कहीं नहीं होते हुए भी मानसिक रूप से हमेशा उनको कैप्चर किए रहती है। जैसे हमारे घर परिवार में हमारे ताऊ की एक जो सबसे बड़े वाले बेटे, उनकी एक यही आदत रही कि जो दवा सामने दिख जाए उसको खा लेना है। जो दवा सामने दिख गई तो जैसे 3-4 टैबलेट बुखार सर दर्द ये सब है, उनको थोड़ा सा भी सुरसुराहट तो सब उठा के उनको खा लेना है कि कौनों तना से तो ठीक हो जाएगी, कोई वाली तो काम करेगी। जो बहुत ही बेवकूफ़ी पूर्ण काम है, लेकिन हम लोग देखते हैं, हम ठीक है हद से हुए हैं, सब ठूसना चाहते हैं, ये दवा तक नहीं छोड़ते। उनके आसपास प्लेसिबो टाइप की ना 2-4 चीजें हाथ प्लेस रखा कीजिए। है ना। दूसरा क्या होता है कि काकियाँ होती हैं गांव में, अपनी प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बीच में दोलन कर रही काकियाँ होती हैं, जिनकी सुबह सर दर्द से शुरू होती है। भैया मूड पे। हाँ, काकी जयराम जी की, अरे का जयराम बच्चा का बताई, क्या होगा, अरे अब पूछो ना, कपारे पकड़ा हुआ है सुबह से। मूड विराट है, ये बहनाए उठत देखो हियाँ तक आज ब्लाउज ना ही पहन पाए रहे। उनकी शुरुआत ही वहीं से होती है और वो रोज उसी में रहती हैं। अच्छा, उस वक्त अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए कोई बैलगाड़ी भागती हुई आ जाए, तो वही काकी उठा के ढेला जो है बच्चे से मार भी देंगी बैल को उसी हाथ से। लेकिन तो वो चिर प्रलाप वाला एक ये होता है।
दूसरा बीमारी का क्या है कि ये एकदम सही है और हम लोग इस पे पहले मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत चर्चा हुई भी है। हिंदुस्तान में बीमार को बीमार करने के लिए सारे उपक्रम हैं। अगर आप अस्वस्थ हो गए, आज आपको पता चल जाए, आज हमको जानकारी मिल जाए कि हमारी एक किडनी खराब है, भाई साहब दूसरी किडनी खराब होने तक लोग इरिटेट करते रहेंगे। हर एक व्यक्ति आपको आपके गेट के गार्ड में तम्बाकू बनाते हुए, भैया जब हम अमरूद की पत्ती उबाल के पिए अगर आप, तो वह माँ बहुत ठीक हुई सका थी। कहीं नहीं मलते अपना वो आपको कुछ ना कुछ समझा देगा। और केवल सबके वही अपने नहीं, अपने हकीम और डॉक्टर हैं। सबके अपने हकीम, सबके कहाँ अपने दिखा रहे? डॉक्टर। अरे वो झूठा है। हमरे चाचा दिखाई थे, बहुत बढ़िया। क्या उनके यहाँ दिखा आवाज पकड़ लीजिए, लेते। तो वो आपका चलता रहेगा, फिर आप शिफ्ट कराते रहेंगे। होम्योपैथी बहुत कारगर है इसमें, इस विषय में। बाकी काम नहीं कर, लेकिन चर्म रोग में और उदर रोग में होम्योपैथी बहुत कारगर है। दिल्ली में नए शगल है कि आप हीलिंग वाला ट्राई कीजिए, आप रेकी ट्राई कीजिए, आप तिब्बतन मेडिसिन क्यों नहीं ले। हम वहाँ है निजामुद्दीन ईस्ट में दलाई लामा का अस्पताल है, जहाँ वो क्रशर भी देते हैं। आप ही ने क्रशर दिया है मुझे, मेरा क्रशर खो गया था। वो क्रशर जो है वो वही लोग रखते हैं, वही लोग देते हैं। और इतनी खराब दवा, ठुर रही एकदम। तिब्बतन मेडिसिन कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं ना, आप इमेजिन नहीं करोगे उसको खाना। वो बताने योग्य नहीं है। वो भी मैंने खाया। एक टाइम में मैंने खुद को डिसाइड किया था। अरे हमको लगता है कि अगर गोबर में काला नमक, हल्दी और हींग मिला दें तो जो बनेगा वो तिब्बतन दवा है। मैं क्या हुआ, एक बार स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान हो गया, बहुत मुश्किल हो गया जीना, मेरा उठना बैठना मुश्किल था। मैं गर्दन नहीं घुमाता था तो पूरा शरीर घूम के बात करता था लोगों से। और मैंने फिर इलाज शुरू किया, सीताराम भारतीया, फिर इधर कौन हॉस्पिटल, मैं विभिन्न अस्पतालों में गया, तरह तरह के उपचार करवाए, जिसमें कि मशीन से जो है मेरे गर्दन को सीधा किया जाता था, टेढ़ा किया जाता था, सब कुछ करवाया। उसी क्रम में मैंने तिब्बतन मेडिसिन भी किया, कहीं से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया, सारी दवाएं, सारी चिकित्सा को फेंक कर, कि मुझे अब इसके साथ जीना है, मैं इस दर्द के साथ जीऊंगा। और फिर मैंने गर्दन को डिसोन कर दिया। You don't belong to me. ये वाला मेरे को सीखना है, जो ताऊ बोले ना आंख बंद करके योग निद्रा वाला। You don't belong पाँव to मेरा me. है ही नहीं। तो फिर मैंने, वो बहुत कारगर हुआ इन द सेंस कि मैंने कहा मैं गर्दन नहीं, मैं अब शरीर नहीं घुमाऊंगा, जितना भी दर्द होगा घूमेगा तो गर्दन ही, जैसे पहले घूमता था। शुरू हो रहा है यही वाला, और अभी मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, कट कट की आवाज आती है, माइक लगा हुआ है और मैं सुनाता हूँ, ये देखिए वो नुकसानदायक है। ठीक है। और वो डिसीजन मेरे लिए बेस्ट रहा, क्योंकि मुझे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब तरह के मेडिसिन सिस्टम्स ने बर्बाद कर रखा था। मेरे 2.5 साल उसमें नुकसान हो चुके थे और दर्द मेरा जा नहीं रहा था, और वो दर्द अब नहीं है, तब से वापस नहीं लौटा है। क्योंकि मैंने सिर्फ कहा अब दवाइयों को नहीं, अब डॉक्टर नहीं, बहुत हो गया यार। सेकंड थर्ड ओपिनियन, मतलब हर आदमी बोले यार इससे आपका नहीं हो रहा ठीक, मैं आपको बताता हूँ। इसी क्रम में मुझे कोई तिब्बतन निजामुद्दीन भी ले जाया गया वहाँ पर। नहीं, हिंदुस्तान में तो सबसे, मतलब आप अगर किसी मरीज के बारे में बातचीत कर रहे हो कहीं पे, किसी पेशेंट के बारे में, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तो लोग क्या बात कर रहे होते हैं? ये बात नहीं कर रहे होते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट है, अच्छा अब क्रिएटिनिन कितना हो गया है, क्योंकि ना वो शब्द पता है ना बाकी चीज़ें, या क्या किस तरह की फ्लक्चुएशन है, ये वाला सॉल्ट, एंटीबायोटिक कितनी डोज की दे रहे हैं, इस तरह के सवाल नहीं होते हैं। क्या बताइए, मिलने नहीं देते। मरीज भर्ती है अंदर, पूरा खानदान और परिजन मिलकर के, दोस्त यार मिलकर के चर्चा ये है, आधे घंटे विजिटिंग टाइम रखा है, आप मरीज को देख नहीं सकते हैं, बताइए इनह्यूमन है ये। अरे भैया उसको ठीक होने तो क्यों देखना है जा करके। और दूसरा क्या है, पहले तो समाज करता था। हमारी आजी हमारे पिताजी कोमा में उनको देखने आई, तो सीधे शीशी खोल के कांपते हाथों से कि भैया तनी शहद खवा दे, अंगूरी डाल के शहद में, उनको कोमा में है वो, और उनके मुंह में वो शहद डालना चाह रहे हैं कि लड़का का अपने हम शहद चटवा दें। पहले आपको समाज बीमार कर देता था, पूछ पूछ के, बता कर, पूछ कर। अब जो है अस्पताल भी ऐसे आ गए, चूंकि तब पहले हमारे टाइम में अस्पताल थे ही नहीं। अब अस्पताल एक
बिजनेस नहीं, और अस्पतालों ने देखा कि यहाँ साला दिन भर भीड़ लगी रहती है। और 4 लोग अब खड़े होकर 4 सवाल डॉक्टर से पूछ रहे होंगे, कब तक आपको लगता है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा? हाथ पीछे बांधे हुए हैं। अरे डॉक्टर, उनकी देह में थोड़ी घुसा हुआ है। डॉक्टर ने कहा शाम के बाद मौसमी जूस मत देना, तुमने 9:30 बजे डॉक्टर वो मरीज को कीप में डाल के भूखे हुई हैं। या कोई चाचा उधर से लेके आए कि अभी ताज़ा निकलवाया है, तो कहीं फायदा ही तो करेगा। डॉक्टर कह रहा है कहने दो, 9:30 बजे उसको भर दिया। 3 दिन बाद वो आदमी कैथेटर से उसके कफ निकाला जा रहा है, लंग्स से, वो मरा जा रहा है। ठंडा ठंडा जूस उसको 9 बजे रात में आपने पिला दिया है। तो लोग तो खुद उपचार करने अरे तो लगते शराबी दोस्तों ने तो हैं। उसमें वोडका डाल दिया। खैर, उसमें मैं ये कह रहा था कि आप अगर एकदम स्वस्थ होकर आप अस्पताल चले जाएं और उन्हें कहें कि मेरे पैर में झुनझुनी सी हो रही है थोड़ी, अगले दिन आपकी न्यूरो सर्जरी होगी, हाँ, गारंटीड। वो 15-20 हजार रुपए के टेस्ट करेंगे और फिर आपसे 2-4 फॉर्म भरवाएंगे और कहेंगे कि आपकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी और इनको ले नहीं जा सकते, इनको मामला बहुत खराब हो सकता है। हाँ, हमारे अपने रिस्क पे ले जाइए। हाँ, एक नया शब्द है, इंश्योरेंस ये वाले का फॉर्म नंबर साइन कर दीजिए। दीजिए हाँ। और ले जाइए। ठीक है। मैं मतलब यहाँ पे एक अस्पताल है, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि सभी करते हैं तो वो अकेले नहीं है। उनके यहाँ सिर्फ ये शिकायत लेकर गए थे कि बेसिकली बॉडी में सॉल्ट कम था, ठीक है, तो पैर जो है ना उसमें क्रैम्प्स आ रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको तो भर्ती करना पड़ेगा। गए थे दिखाने, उन्होंने कहा इनको तो भर्ती करना पड़ेगा। तो डाउट हुआ, यार ये तो अजीब बात है, मतलब ये चीज़ आधे घंटे में ठीक भी हो जाती है, तो दिखाने आ गए तो तुमने भर्ती करना पड़ेगा। वहाँ से हमने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा तब आपने रिस्क पे ले जा रहे हैं, पूरा ये फॉर्म भरिए। उसमें मुझसे साइन करवाया गया कि डॉक्टरों की सलाह के अगेंस्ट जाकर ये मरीज को ले जाना चाहते हैं। और हमने अपने डॉक्टर को पूछा, उन्होंने कहा कि नमक खिला दो, ऐसा करो कैप्सूल खरीद लो कोई भी, उससे सारा सॉल्ट निकाल लेना, उसमें नमक भर देना, उसको बंद कर देना और ऐसे करके 4 खिला दो, नमक की इश्क का ठीक हो गया। तो हमने बोला कि हमें आना पड़ा, बोला कि आने की जरूरत ही नहीं है, कल आना आराम से। गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, बॉडी में सॉल्ट का लेवल कम हो जाता है, सॉल्ट चाहिए, आदमी नमक खा नहीं सकता। हाँ, तो नमक best है कैसे कि खाएगा, तो अच्छी लगेगा। कैप्सूल में डाल ये भी है अब अस्पतालों में, ये चूंकि कंपटीशन बहुत है उनके बीच में कि ये यहाँ से कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, तो फॉर्म भरवा लेते हैं। और भरवाने नहीं, वो होटल वाला सिस्टम है कि रूम ऑक्यूपाई करवा लें इससे 4 दिन, अरे कल हम अपने और कुछ नहीं है, ऑक्यूपेंसी है। हाँ, कल हम गए ENT वाले को अपना कान दिखाने के लिए, तो बहुत सारे मरीज वहाँ पे तरह तरह के, अलग अलग देशों के भी। तो कुछ देर बाद मुझे केवल लोग जो है ना किडनियाँ चलती हुई दिख रही थी कि देखिए इधर से किडनियों का झुंड आ रहा है, इधर से किडनियाँ जा रही हैं। कितनों की किडनी उपचार में होंगी, कितनों की किडनी बदली जाएंगी, कितनों से किडनी ली जाएगी, कितनों को बताया जाएगा कि किडनी में नहीं है फिर भी किडनी बचाओ। तो कुछ ना कुछ चले। तो हमको अब, क्योंकि लगातार अभी बिहार से एक मामला आया सामने जिसमें कि वो दोनों किडनी डॉक्टर ने निकाल ली। अरे मेडिकल टूरिज्म जो है ना, इसको लिटरली ले लिया इन्होंने। होटलों की तरह हॉस्पिटैलिटी तो बोलते हैं ये होटल इंडस्ट्री को, तो ये हॉस्पिटल वालों ने कहा तू हॉस्पिटैलिटी ले लिया तो मैं होटैलिटी ले लेता हूँ। ठीक है, और इन्होंने ये समझा है कि रूम को ऑक्यूपाई रखना है बस। तो विदेशी लोग आते हैं, मैं अब डॉक्टरों को हॉस्पिटल में बोलना चाहिए, भैया मैं मेडिकल टूरिस्ट नहीं हूँ, मेरे को रूम नहीं चाहिए, मैं लोकल हूँ, मेरे को यहीं से दे दो। वो नहीं, वो चाहते क्या है कि ये आजकल अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इराक से, अमेरिका से भी सस्ते में लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनकी फैमिली रहती है और वो एक रूम लेके अपना रहते हैं। आपको ये निपटाने की प्रक्रिया में रहते हैं हमेशा कि कितने दिन तक आपने इनको रख लिया यहाँ पे, एंड देन एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज फेयर। वो आपका कुछ निकाल सकते हैं, आपको कुछ लगा सकते हैं। तस्लीमा नसरीन पिछले 15 दिन से ट्विटर पे हंगामा किए हुए हैं क्योंकि वो बाथरूम में गिरी थी, उनका हिप रिप्लेसमेंट हो गया है ना। अब वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक आई थी, हॉस्पिटल का कहना है कि हमने उनसे पूछ लिया था, हमने उनको बता दिया था, उसके बाद हमने रिप्लेस किया। उनका कहना है कि यार मैं लेटी हुई हूँ, मेरे को बोल रहे हैं इन पे साइन करो, आपका करना ही पड़ेगा नहीं तो ये हो जाएगा। वो खुद डॉक्टर रही हैं।
हिप हिप हुर्रे हो गया। तो अब मैं ये नहीं जानना, इसमें नहीं जाना चाहता कि मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि सही किया या गलत किया, पर हकीकत ये है कि जो उसका विक्टिम है या जो रोग मरीज है, उसका कहना है मैं बिल्कुल ठीक ठाक गई, अब मैं जीवन भर के लिए लंगड़ी हो गई हूँ, इसके जिम्मेदार ये फलां लोग हैं। शी इज अ वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर। वैसे तो कई बीमारों के प्रति सिंपैथी और करुणा की बात जो है उसमें ताऊ जो कह रहे हैं वो बहुत दीगर चीज़ है कि रिश्तेदारों और डॉक्टरों दोनों को मरीजों के प्रति उदार होने की आवश्यकता है। अस्पताल जिस तरह से खून पी रहे हैं या कुछ अस्पताल जो इंसान को इंसान समझ नहीं रहे हैं, दोनों तरह की स्थिति है। कहीं पे आप आदमी नहीं माने जा रहे हैं, आपको प्रसव जो है अस्पताल के गेट पे हो जा रहा है, आदमी गैलरी में पड़े हुए टट्टियाँ कर रहा है ना, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, एक आदमी मर के गया है उसकी बेडशीट तक नहीं बदल रहे हैं और उसी पे आप दूसरे को लेटा दे रहे हैं ना, एक इंजेक्शन दूसरे को लगा दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ें मतलब अभी तक ऐसे मामले सामने आते रहे जिसमें एक ही सिरिंज से गांव में जो है वो 2 लोगों को 3 लोगों को कह रहा है कि हाँ सबका उपचार कर दिया हमने। तो ये जो स्थिति है बहुत विचित्र है। अभी एक बढ़िया बहुत ही आम लोगों की सरकार एक राज्य में है, वहाँ पे बता रहे हैं कि क्लिनिकों में जो नई खोली गई हैं लोगों को कह दिया गया है कि अपनी डिस्पो वैन खुद लेके आइए, डिस्पोजेबल जो वैक्सीन वाली सिरिंज है वो खुद लेके आइए तब लगा पाएंगे क्योंकि उपलब्धता ही नहीं है। तो एक तरफ से ये स्थिति है कि आप इंसान को इंसान मान के राजी नहीं हैं, दूसरी तरफ ये स्थिति है कि आप इंसान का एकदम खून पी लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि अच्छा आपकी बीमारी कितनी बड़ी है ये महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए, आपका बैंक बैलेंस कितना बड़ा है ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। आपके बैंक बैलेंस आपकी हैसियत के हिसाब से वो आपका इलाज तय करते हैं। यू आर नॉट अ पेशेंट, यू आर अ कस्टमर। कई बार डॉक्टर, अक्सर आप देखेंगे डॉक्टर पूछ लेते हैं कि आप करते क्या हैं वैसे। हाँ, ये सवाल इतना रेलेवेंट नहीं होता, मतलब आप दवाई नहीं, लिखिए ना लेकिन जो समस्या आपको पता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि किस तरह के लोग आए हैं, किस तरह की इनके लिए रिकमेंडेशंस आई हैं, ये खुद क्या करते हैं, फैमिली में और कितने लोग हैं, इंश्योरेंस कितने का है, हाँ इंश्योरेंस कितने का है, ये पैनल है या नहीं वो पहले ही पूछते हैं। और दूसरा क्या है कि ये कोई पीआर डिपार्टमेंट से आएगा, हॉस्पिटैलिटी एंड पेशेंट केयर वाले लोग हैं। एक आध डॉक्टरों को इसलिए केवल लगाया जाता है वो सफ़ेद कोट डाल करके बेसिक का टाइप का कोई डॉक्टर होगा, अच्छा तो आप कहाँ से हैं, हाँ, क्या ऐसे करके, अच्छा तो मिसेस भी आपकी कर रही हैं या आप ही नौकरी कर रहे हैं, अच्छा पापा एयरफोर्स में थे पेंशन पे हैं। तो इस तरह से करके अब आपको लग रहा है कि वो आता है कि नहीं आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, बहुत मीठा हो करके, लेकिन दरअसल वो आपसे इंफॉर्मेशन डिगिंग चल रही है, माइनिंग चल रही है। तो डेटा माइनिंग है ना, ये डेटा माइनिंग। मैं अभी एक डॉक्टर से मिलने गया, मेरे मित्र मेरे साथ में थे, उन्होंने कहा ये पत्रकार हैं बड़े, तो डॉक्टर ने कहा देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ सीधा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर लिखा हुआ है नाम में, पर मैं एक्चुअली मैंने पिताजी से सीखा है, उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था, काम मैं सही करता हूँ, ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। क्योंकि उसको इमीडिएटली लगा कि नहीं, अगर मैं पत्रकार नहीं बताया जाता तो थोड़ा बता, तो फिर वो हो सकता हाँ, है वो कभी नहीं कहता कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बिल्कुल। फिर तो वो कहता कि 3 पीढ़ी से हम लोग यही करते आ रहे हैं, तुमको क्या लगता है? एक बार एक बुजुर्ग बार जो आए ना, एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मेरा जो है ना एक समस्या हमारे देश में जो नई जाति सिस्टम होगी ना वो यही होगी एक्चुअली, कि डॉक्टर जज ओवर द ईयर्स 100 200 ईयर्स 300 ईयर्स 1000 ईयर्स लेटर जो जातियां होंगी वो डॉक्टर होंगी, जज होंगी। जज का बेटा जज होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का बेटा सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। फिर वो शादी जो करते हैं वो डॉक्टर नहीं सही करते हैं। हाँ, आईपीएस जो है अब जाति नहीं देखता, अब वो दूसरा आईपीएस देखता है ना। इट्स अ ब्रिलियंट न्यू कास्ट सिस्टम इमर्ज हो रहा है। उसमें देखना ये जो वैद्य के बेटे वैद्य होते थे पहले, बॉलीवुड में तो है ही बीमारी, खैर लेकिन अब देखता हूं मैं कि डॉक्टरों के बेटे और बहू और बिटिया ये सब डॉक्टर हैं। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं, उनकी बिटिया लेजिट में वेल्स में डॉक्टर है ना। तो रहेगा अब। तो वो एक बुजुर्ग जो एक डॉक्टर पास गए, डॉक्टर साहब मेरे साथ एक समस्या है कि मेरा जब बुजुर्ग बार थे तो मेरा वायु का निष्पादन जब होता है तो वो हो जाता है, लेकिन उसमें कोई स्मेल नहीं है और ना ही कोई आवाज़ होती है। डॉक्टर साहब ने उसको दवा दी उनको कि आप ये 1 हफ्ते की दवा लें और फिर मिलते हैं। तो 1 हफ्ते बाद वो आए, बोले डॉक्टर साहब क्या किया आपने, बहुत गंधाता है।
पर आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है। आपके नाक ठीक तो कर दी। तो फिर से 1 हफ्ते की दवा दी। तो फिर 1 हफ्ते बाद आए, बोल साहब क्या कर दियो, गंधा भी रहा है, आवाज़ भी आ रही है। बोले आपके नाक और कान दोनों ठीक हो चुके हैं, बधाई हो। अभी तक कहाँ परमाणु हमले किए उनको मालूम नहीं। लाहौल एक मैं पढ़ रहा था, एक डांसिंग प्लेग नाम से एक बीमारी, उसको डांसिंग प्लेग कहा गया था। उस पे हाँ, अभी वो तो भी चल रहा है ना, आजकल। हाँ, 1518 में कभी वो 300-400 लोग जो है वो नाचते नाचते मर गए थे। फिर बाद में ये हुआ कि कोई किसी तरह की कोई मानसिक व्याधि थी ये सामूहिक। फेसबुक पे एक पोस्ट घूम रहा है कि डांसिंग प्लेग वालों ने नाचते नाचते किसी चीज़ को मान करके, और वो, और अभी हम देख रहे हैं कि मंदिरों में क्या हो रहा है सब जगह पे। तो लेकिन विचित्र है वो, मतलब डांसिंग प्लेग जो है वो भी अजीब सा ही, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि उसका वो डायग्नोसिस जो उस समय का है वो हाँ, वो सही है या नहीं, क्लिनिकली बिल्कुल बिल्कुल। सही डायग्नोसिस है, क्योंकि नाचते नाचते कोई क्यों मरेगा, और किन परिस्थितियों में वो है, तो बहुत विचित्र है वो। खैर, एक आखिरी चीज़ इससे जुड़ी हुई जो मैं चाहता हूँ आप दोनों लोगों से, और जो बहुत सारे लोग शायद जानना चाहेंगे, उनके काम की चीज़ है कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। इस पे आप लोगों ने मतलब आप भी सोचते ही होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन कोई ऐसा वक्फा होता है जिसमें आप स्विच ऑफ कर पाते हैं ओवर थिंकिंग को? करते हैं तो कैसे? ओवर थिंकिंग, मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता था, बहुत। और मैं ये सोचता था कि ये मुझे समझा दिया गया और मैं समझ गया पढ़ लिख कर कि ओवर थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और उसका एक तरीका मैंने निकाला, थिंकिंग ही बंद कर दिया। इफ यू डोंट ड्रिंक देन यू विल नॉट ड्रिंक टू मच, है ना। आदमी को शिकायत क्या रहती है, नहीं नहीं, लोग कहते हैं नहीं नहीं आप पियो 2, 3 मैक्स 4, इसके बाद मत पियो। 2 के बाद आदमी को पता ही नहीं होता कि 6 कब हो गया, 10 कब हो गया। उसका एक ही तरीका है, छोड़ दो, मत पियो। 2 तक मत आओ। थिंकिंग एक्चुअली डज नॉट सॉल्व एनीथिंग एट ऑल, एट ऑल। इट हैज नेवर सॉल्व एनीथिंग। क्या कर रहे हो, मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? खाली है अभी जाम में, कुछ सोच रहा हूँ। थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। सागर तो जरा था, यू आर नॉट सॉल्विंग एनीथिंग। इफ यू आर सॉल्विंग देन यू आर नॉट थिंकिंग। तब आप अपने माइंड से आप कुछ कर रहे हो। थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम। पहले लोग थिंक बहुत करते थे, है ना, सॉल्व नहीं करते थे कुछ। आप ये बोलोगे इतने फिलोसफर्स हुए, वो सॉल्व कर रहे थे कुछ। देयर वर क्वेश्चंस दैट दे वर ट्राइंग टू आंसर। इफ यू कैन कॉल दैट थिंकिंग, वो थिंकिंग है तो खूब करें। मन में कोई सवाल उठे तो फिर बैठ जाएं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। थिंकिंग हम क्या करते हैं, हम फालतू वाला थिंकिंग करते हैं, कुछ भी, कि माइंड एम्प्टी है। जैसे आजकल हर तीसरा आदमी सोच रहा है दिल्ली में आ गया तो, तुर्की में आया है, दिल्ली में आ गया तो, मतलब अब उसमें वो सोच रहा कि बैठ कितने लगेंगे, बता भी रहा है है ना, बता भी रहा है कि यार 10 लाख तो मर ही जाएंगे कम से कम दिल्ली में, है ना। अगला नंबर हमारा ही है, वो भी बता रहा है। ठीक है। और सोचने में प्रॉब्लम यही है, सोच के घोड़े ना, उसमें लगाम नहीं होते। तो हम ये सोचते हैं कि हम रोक लेंगे, नहीं रुकते। एक चीज़ मैं ट्राई करता हूँ कभी कभी कि जैसे आपको लग रहा है कि आपका दिमाग ज़्यादा सोच रहा है और आप चाह करके नहीं रोक पा रहे हैं, बना तो ले मैं कलम 30 नहीं कॉपी कलम लेकर के बैठ जाता हूँ, हाथ से लिखता हूँ कुछ जो सोच रहा हूँ, वो नहीं, कुछ भी रैंडम। तो एक तो नहीं, जो सोच रहा हो वो भी लिखोगे ना, हाँ, वो भी लिख सकते हैं। मोमेंट यू एक्ट, हाँ वही, थिंकिंग स्टॉप्स, देन सॉल्विंग स्टार्ट्स। अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो आप सोचते रहते हो कुछ ना कुछ, पर ध्यान रखना कि आप गाड़ी चला रहे हो तो माइंड को ये हमेशा अवेयर रहता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इसलिए आप अगर घर जाएं, आपके पास खाली टाइम हो, सो जाएं। उस समय सोचते रहते हैं आप, बाय द वे, जो सोते हैं ना, सोचते रहते हैं। पर सो जाएं, टीवी देखें, कुछ करें, उससे निपट जाता है आदमी। जब ध्यान मुद्रा में चला जाता है ना, तो ध्यान नहीं करते। द होल पर्पस ध्यान और सोचने में फर्क क्या है? ध्यान इज द प्रोसेस ऑफ नॉट थिंकिंग, कि आपका माइंड कुछ कुछ सोचता रहता है और आप धीरे 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 उसको
हटाते रहते हो, नई बात करते रहते हो। लेकिन सोचना जो है वो इट इज कंजम्पशन विदाउट नोइंग, अनकॉन्शियस कंजम्पशन है। ध्यान की परम अवस्था में फ्रेम स्टिल हो चुका होता है और ध्यान तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कितनी तेज आपका बायोस्कोप चल रहा होता है दिमाग में कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। रील भाग रही होती है, आंख बंद की नहीं मेडिटेशन के लिए, लगता है सारा सुपर फास्ट फॉरवर्ड, एकदम 5 की स्पीड 5x फॉरवर्ड चल रहा है ना, चक्कू मार रहा है, घोप रहा है, सब फटाफट एक साथ सब चलता जा रहा है। शवासन के समय हमारी योगा ट्रेनर कहती थी कि सारी बातों को दिमाग से बाहर निकाल दें, उसी वक्त सारी बातें आती सारी हैं। बातें वो इंश्योर करती थी कि आपकी सारी बातें आपको याद आए। प्रोसेस ही वही है। एक चीज इतने गंदे ख्यालात आते हैं मतलब उसको बोला नहीं जा सकता। हाँ, तो सोचने की जो ताब है कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, उसके लिए एक एस्ट्रोलॉजी का और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बहुत मैच करने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक अवस्था से निकलें, और वो एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजी में यकीन करके या उसको प्रमोट करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये कमाल का मिक्स है। सोचना जो है ना, या ओवर थिंकिंग खास तौर पे, ये राहु का काम है। कहते हैं कि राहु जो है ना बहुत दिमागी है। राहु वो है जो मतलब देवताओं के बीच में जाके अमृत पी लीच रहा है बैठ के। राहु केतु दोनों माल काटी आए थे कि अच्छा इधर ताड़ी चल रही, उधर अंग्रेजी, हम भी जैक डेनियल पिएंगे। तो राहु केतु जाके धीरे से अपना काट लिए थे मजा। तो राहु जो है ओवर थिंकिंग कराता है, एक्सेसिव थिंकिंग कराता है। और बुध जो है वो ज्ञान और आर्ट का है, वो उससे आपको, ललित कला और आर्ट इन सब का है, वो आपको राहु से बचाता है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जब आप जिस विषय पे ओवर थिंकिंग कर रहे हों, उस विषय पे किसी एक कागज़ पे आप लिखना शुरू कर दें। लिखना बुध है, बुध राहु को न्यूट्रल कर देता है, उसको निकाल देता है। खास करके कहते हैं कि अगर सूर्यास्त हो चुका है तो उसके बाद राहु से निपटने के लिए बुध सबसे कमज़ोर ग्रह माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, सबसे सुकुमार हैं, सबसे सुकोमल हैं। लेकिन उनकी ये क्षमता बड़ी गजब है कि वो राहु को भी बाईपास कर सकते हैं ना। मतलब वो आप समझ लें ऑल्टो है, किसी भी गली से निकल जाऊंगा, या वो वाला बैटरी रिक्शा है जो अमृतसर में भाग रहा था ना। तो बुध उस तरह के हैं। तो बुध की ये जो गुण है, ये एकदम सही बात है ताऊ जो कह रहे थे। मैं यही कहने वाला था कि जब भी आप ओवर थिंकिंग में जाएं तो आप उसी विषय को लिखना शुरू कर दें, क्योंकि आपके सोचने का, ओवर थिंकिंग का पेस बहुत हाई है, लिखने का पेस कभी भी उतना तेज नहीं होगा। इसलिए वो एक्सेलरेशन जो है ना, उसको रोकना पड़ेगा। जो आप 140 पे चल रहे हैं ना, वो सीधे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे आ जाएगा। बाय द वे, ओवर थिंकिंग में कभी ना पॉजिटिव वाले को क्यों नहीं बोलते? जैसे मैं कहीं पे बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं जिस दिन राष्ट्रपति बनूंगा तो मुझे 21 तोपों की सलामी मिलेगी और जो प्रेसिडेंशियल गार्ड है वो चलेंगे, और वो लंबी वाली जो लिमोजिन है BMW की या मर्क की, जिसकी बग्घी जो प्रणब मुखर्जी ने ठीक कराई थी, उसमें मैं बैठूंगा। ऐसे वाले में ओवर थिंकिंग आदमी नहीं करता है। ओवर थिंकिंग क्या किसमें करता है? निगेटिव वाले में। निगेटिव वाले में, कि अगले साल जो है मतलब भूकंप आएगा, ऑफिस में रहूंगा मैं, सब तो बच जाएंगे, नहीं मैं फंस जाऊंगा। ऑफिस नोएडा में है, घर दिल्ली में है, पुल तो यमुना के गिर जाएगा तो घर कैसे जाऊंगा? और उसके बाद ये हो जाता, मेरे पैर कट गए, मेरे हाथ कट गए, मेरे माताजी को ये हो गया, मेरे पिताजी को हो गया, होता कुछ भी नहीं है। नेट नहीं, और नेट टावर गिर जाएंगे तो फोन कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं जिंदा भी हूँ लेकिन लोगों को पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ। और बेस्ट होता है उसमें, सबसे खराब वाला होता है कि आप अपने शत्रुओं को याद करने लगते हो और शत्रुओं के मन में क्या चल रहा है वो भी सोचने लगते हो। वो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, उसको प्रीएम्प्ट करना चाहते हो। एक सबसे, और फिर आपको लगता है कि यार सबने मुझे हल्के में लिया है, ठीक है, एंड फिर वहां से आप षड्यंत्र बनाते हैं। हाँ, देन यू लिव विद इट। सोचना एक बहुत ही फालतू की एक्टिविटी है। एक जो सबसे कॉमन टॉपिक है ओवर थिंकिंग का,
खास करके पुरुषों के बीच तो बहुत ही, महिलाओं के बीच भी है, सबके बीच में, लेकिन पुरुषों से इस पर ज़्यादा बातचीत हुई है। कभी कभी मैंने पूछा है कि भाई तुम ये ख्याल आता है कि नहीं, तो बाद कुछ देर बाद तो नानू को कहते हो हाँ आता तो है। वो एक ख्याल जो हर आदमी सोचता है, अगर मैं मर जाऊं तो उसके बाद क्या, है ना। तो मतलब ये इनको ये हो गया है, ये आएगा कमरा खोलेगा कि नहीं, मुझे कहाँ ले जाएंगे, इनका क्या होगा, ये कैसे रिएक्ट अगर मेरी LIC जो है वो क्रेडिट नहीं हो पाई, ये पैसा जिसको दिया है इन्वेस्ट करने के लिए वो भाग गया, है ना, इनको मैंने उधार दे रखा है, ये घर वालों को लौटाएंगे कि नहीं, मेरी गाड़ी का क्या होगा। ये तो फिर भी रेलेवेंट सवाल है। यहाँ तक सोचता है आदमी कि मेरा दूध वाला कैसे रिएक्ट करेगा सुबह। हाँ, जो उसकी नहीं जिंदगी वो में, सब कुछ हाँ। तो मेड के बारे में, सबके बारे में सोचेंगे, और फिर आप उसमें ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये फर्जी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही रोएगा और लोग इसके ऊपर यकीन करेंगे। उस वक्त उनको कौन बताएगा कि नहीं ये फर्जी है, ये जो रो रहा है, ये घड़ियाली आसूस ने मेरा ये नुकसान किया है, ये नुकसान किया है, अरे रोवे इधर रोवे तुम। लेकिन ये जो ख्याल है ना कि मेरी मृत्यु के बाद क्या, इसमें व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान है। और इसलिए अधिकतर लोग अपनी मृत्यु से पहले सब चीजें सेटल करना चाहते हैं। हाँ, और भटकती आत्मा का ख्याल तो इसी से आया ना, यही से आया कि सब कुछ बिना किए चले गए, इसलिए हाँ। मस्ट बी अराउंड। यही कहीं होंगे, क्योंकि उनके हर अधूरी चीजें हमको दिख रही हैं, है ना। ये 3 मुकदमे आप ही की देन है, ये 3 फौजदारियां आप ही की देन है, ये 3 अधूरी चीजें आप ही की देन है। तो आप भटकती आत्मा है, क्योंकि आप हैं नहीं, आपका पिंड तर्पण भी हो चुका है, आप यही कहीं टहल रहे हैं। और वो बीमारियों की बात को मतलब बहुत हम लोगों ने लंबा खींच लिया, पर वो होता है कुछ लोग ना एकदम गोइंग केस को बोल देते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। उस कभी कभी वो भी बुरा लगता है कि यार बहुत तकलीफ में बंदा है, और उसको पता है कि जाने वाला है। हाँ, उसको जाके आप जो, अरे अभी उसके कहा, अरे 2 दिन में आप घर में होंगे। अरे मैसूर का दशहरा 7 देखेंगे यार, क्या बात कर रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो। डॉक्टर कुछ और बोल रहा है, डॉक्टर ने बोला है कह रहा कि मैसूर पाक खिला दो, 2 दिन बचे तो मैसूर का दशहरा छोड़ो। तो एक शेर के साथ मैं कहूंगा कि तुम इतने ही गर्मो निशो गमखार हो मेरे यारो, मुझे मरने की दुआ क्यों नहीं देते। क्या बात है। इसी पे एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर बिजार खबर।